मॉर्निंग टू ऑल। चलिए, जैसा कि आप सबको पता है कि नॉर्थ सेट 7 का प्री एग्जामिनेशन हो चुका है और जिन लोगों का प्री में सिलेक्शन हो गया है उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वो सभी लोग लगे हुए होंगे अपने मेंस की तैयारी के लिए और उनकी तैयारी है जो अंतिम चरण में होगी। लेकिन आज की जो क्लास है, आज का जो टॉपिक है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों का नॉर्थ सेट 7 के प्री में नहीं हुआ है। ठीक है, अपन ने बहुत तैयारी की, बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी, फिर भी प्री में नहीं हुआ। फिर अब अपन क्या एक बार फिर से अपने मन में ये दिमाग आएगा, ये थॉट आएगा कि अपने को कैसे तैयारी करनी है या फिर क्या कमी रह गई, कहाँ कमी रह गई कि अपना नॉर्थ सेट प्री में सिलेक्शन नहीं हुआ। चलिए, तो उसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आज अपन डिस्कस करेंगे कि चलो नॉर्थ सेट 7 में तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसी क्या स्पेशल पढ़ें, ऐसी क्या तैयारी करें, ऐसे कैसे टाइम मैनेजमेंट करें कि अपना नॉर्थ सेट 8 में सिलेक्शन है वो पक्का हो जाए। ठीक है, तो अपन रेगुलरली पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने कोचिंग की है, जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, जो लोग रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं उन सभी के लिए, या फिर जो लोग न्यूली पास आउट है, एलिजिबल नहीं थे 7 के लिए, 8 के लिए एलिजिबल है, उन लोगों के लिए भी ये क्लास है, ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए, तो इसका जो हेडिंग है या फिर टॉपिक की बात करें, आज का तो डिस्कशन रहेगा अपना कि नॉर्थ सेट 7 में सिलेक्शन नहीं हुआ है अपना, अब नॉर्थ सेट 8 के लिए कैसे खुद को तैयार करें। ठीक है, नॉर्थ सेट 8 के लिए खुद को तैयार कैसे करना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से नोट्स पढ़ने हैं, और स्पेशली कौन से टॉपिक्स के ऊपर अपने को स्पेशली फोकस करना है ताकि अपना जो सिलेक्शन है वो जिस तरीके से 7 में अपन पीछे रहे हैं उसी तरीके से 8 में पीछे नहीं रहे और अपना क्या है सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। ठीक है, जैसा कि अपन ने देखा है, अगर बात करें कि सिलेबस की या फिर क्वेश्चन की, तो हर बार नॉर्थ सेट अपना सिलेबस चेंज कर रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, टॉपिक वही है, क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, लेकिन जितना अपन पढ़ रहे हैं उससे 2 कदम आगे चल रहा है एम्स, जितना अपन पढ़ रहे हैं उससे 2 कदम आगे चल के एम्स एडवांस पूछ रहा है, लेकिन टॉपिक वही है, टॉपिक उन्हीं को उठा के पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट है, थोड़े से डीप है, थोड़े से हटके है, थोड़े से अलग है। तो उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग अपने को खुद को तैयारी करनी होगी ताकि कोई भी पोर्शन है वो पीछे छूट नहीं जाए। ठीक है, तो नॉर्थ सेट 8 की बात करें कि क्या स्ट्रेटजी होगी ऐसी या फिर क्या प्लान हो, कैसे टाइम मैनेजमेंट हो ताकि जो अपनी स्टडी है वो कंप्लीट हो जाए नॉर्थ सेट 8 के एग्जाम से पहले। नॉर्थ सेट 8 कब होगा उसकी बात करें अगर, तो एम्स की साइट पे जो टेंटेटिव डेट है नॉर्थ सेट 8 की वो आ चुकी है, और वो डेट क्या है, एंट्रेंस एग्जाम फर्स्ट स्टेज या फिर नॉर्थ सेट प्री की बात करूं तो ये जो टेंटेटिव डेट है ये है 12 अप्रैल 2025, सैटरडे के दिन आपका नॉर्थ सेट 8 का प्री एग्जाम है वो होने वाला है। किस दिन, 12 अप्रैल 25 को सैटरडे के दिन नॉर्थ सेट का एग्जाम है, नॉर्थ सेट 8 का प्री है वो होने वाला है। ये जो डेट है ये एम्स की ऑफिशियल साइट से ली गई है, एम्स की ऑफिशियल साइट से है ये। ओके, और ये टेंटेटिव डेट है। ओके, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि कंफर्म यही हो, 2-4 दिन नीचे आगे, 1 वीक आगे, 1 वीक पीछे भी हो सकता है, लेकिन इसके आसपास आपका नॉर्थ सेट 8 है वो होने वाला है। और लगभग कहें तो अपन 95% इस डेट को कंफर्म मान सकते हैं कि 95% यही डेट रहने वाली है, चेंज नहीं होगी। ओके, लेकिन फिर भी इसको टेंटेटिव डेट मानेंगे क्योंकि किसी भी बिजी शेड्यूल यहाँ एम्स अपनी डेट को चेंज भी कर सकता है, लेकिन 95% कंफर्म है कि यही डेट रहने वाली है नॉर्थ सेट 8 की प्री के एग्जाम की। ओके, रिजल्ट की बात करूं तो इसका रिजल्ट आएगा आपका 30 अप्रैल को, और जैसा कि हमेशा होता है 15 या फिर 20 डेज का गैप रहेगा प्री और मेंस के बीच में, लेकिन पहले अपने को फोकस करना होगा प्री में क्योंकि अपना तो इस बार प्री भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो स्पेशली फोकस करना है प्री पे अपना, अगर प्री क्लियर हो जाएगा तो अपन डेफिनेटली मेंस है उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। बात करें कि अगर एग्जाम 12 अप्रैल 25 को है तो अपने पास कितने दिन है अभी। ठीक है, रिमेनिंग डेज की बात करूं मैं कि रिमेनिंग डेज कितने हैं अपने पास अभी। ठीक है, तो रिमेनिंग डे अगर बात करूं मैं तो इस ईयर यानी कि दिस ईयर जो चल रहा है 24, इसमें आपके इस मंथ के जिसमें अपन क्लास ले रहे हैं रिमेनिंग डेज है वो 10 डेज के आसपास है, या फिर आज से मैं काउंट करूं तो अपने पास बचेंगे कितने दिन, 8 दिन है। ओके, फिर अपने पास नेक्स्ट मंथ आएगा, नेक्स्ट मंथ कौन सा, अक्टूबर, जिसके अंदर दीपावली भी है, 31 डे उसके हैं। फिर आएगा अपने पास नवंबर आएगा, नवंबर में अपने पास नवंबर के 30 डेज अपने पास में है। ओके, फिर दिसंबर आएगा और दिसंबर के अपने पास में 31 डेज है। टोटल काउंट करूं तो ये कितने दिन होंगे, 100 डेज, यानी कि 100 डेज तो अपने पास में है किसके, 2024 यानी कि दिस ईयर के।
ओके दिस ईयर की। फिर आएगा नेक्स्ट ईयर, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को एडवांस में। ठीक है, न्यू ईयर की बात करूं तो 31 डे जनवरी 2025, 25 ईयर्स में अपन इंटर हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, 25 की करूँ तो जनवरी में आपके 31 डेज, फेब के 28, मार्च गए आपके पास में कितने हैं 31 डेज, अप्रैल के ओनली 10 डेज, क्योंकि 12 अप्रैल को तो एग्जाम है, 11 अप्रैल को तो डेफिनेटली जिन लोगों का सेंटर घर से दूर है वो लोग ट्रैवल करने में जाएंगे हैं, या फिर जिन लोगों का घर के पास में है उन लोगों को एटलीस्ट मैं मानूं तो एक दिन पहले तो आराम से रेस्ट करना चाहिए, रिलैक्स हो जाना चाहिए पूरी तरीके से। ठीक है, जिस हिसाब से आप पहले शेड्यूल करके पढ़ रहे हैं उसे थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करना चाहिए एक दिन पहले, तो उसको काउंट नहीं करेंगे अपन, इसलिए अपन ने 10 दिन ही काउंट किए। तो 100 डेज किसके हैं 25 के। ओके, यानी कि अपने पास में टोटली कितने डेज है 200 डेज है अपने पास में, किसके लिए नॉट सेट 8 के लिए। कितने डेज है अपने पास में 200 डेज है, या फिर मोटा मोटा मानो कि 200 डेज में से 20 डेज को अपन माइनस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस 20 डेज में दिवाली भी आएगी, इन 20 डेज में दिवाली भी आएगी, इन 20 डेज में होली भी आएगी, हो सकता है आपके दोस्त की शादी हो, आपके फ्रेंड की शादी हो सकता है कि आपकी भी शादी हो जाए। तो ये जो 20 डेज है 200 में से 20 डेज ऐसे मानेंगे अपन कि उसमें अपन पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली किसी के कुछ भी काम होगा, कोई ट्रैवल में कहीं करेगा, कोई घर जाएगा, कोई आएगा, तो ये जो 200 डेज में जब कितना भी टाइट शेड्यूल रखेंगे तो 200 डेज में से, क्योंकि 6 मंथ रिमेनिंग है और इन 200 डेज में से डेफिनेटली 20 डेज तो आपको देने पड़ेंगे घर के काम में, कहीं आने के लिए, कहीं जाने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं दे पाओगे आप टाइम 20 दिन। तो अपने पास में टोटल मोटा मोटा बात करें तो अपने पास में कितने दिन हैं 128 डेज, 180 डेज कितने हैं 180 डेज, यानी कि 6 मंथ। कितना टाइम है अपने पास में 6 मंथ है नॉट सेट 8 के प्री के एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर अपन बात करें कि प्री में सिलेबस क्या रहता है, कैसे होता है एग्जामिनेशन। आप सबको पता है कि अभी प्री और मेंस 2 एग्जाम होंगे। प्री की बात करूं मैं कि नर्सिंग सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन आएंगे, नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स के 20 क्वेश्चन आएंगे। ओके, टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे नंबर्स में। टाइम्स कितना मिलेगा आपको 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 आवर्स आपके पास में टाइम है 90 मिनट से। इसमें आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3, यानी कि आपने अगर 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपका एक क्वेश्चन जो राइट है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करने पे आपका 1 नंबर माइनस में हो जाएगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ओके, सेक्शन कितने होंगे 5 सेक्शन होंगे। एक सेक्शन कितने क्वेश्चन का होगा, एक सेक्शन 20 क्वेश्चन का होगा। ओके, 20 क्वेश्चन का एक सेशन होगा। और बात करूं कि टोटल कितने सेक्शन हैं तो टोटल सेक्शन है 5 20 के, यानी कि कितने क्वेश्चन होंगे आपके पास में 100 क्वेश्चन। ओके, अब इन 100 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है कितने मिनट में 90 मिनट्स के अंदर। ओके, स्पेशली फोकस करना है आपको नर्सिंग के सब्जेक्ट के, क्योंकि मेजर पार्ट इसका है 80 क्वेश्चन इसके हैं। नॉन नर्सिंग के कितने हैं ओनली 20 क्वेश्चन है। चलिए, सिलेबस की बात करूं मैं कि सिलेबस नर्सिंग का क्या सिलेबस है, तो नर्सिंग का मोटा मोटा आप सबको पता है, फिर भी एक बार नज़र मार लेते हैं एक बार कि नर्सिंग का क्या क्या सिलेबस होता है। मेनली बात करूं पिछले 2 या 3 नॉट सेट के एग्जाम को देखें तो स्पेशली फंडामेंटल पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा किया गया है। प्रैक्टिकल बेस पे या फिर सिनेरियो बेस पे क्वेश्चन की बात करूं मैं तो फंडामेंटल पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा किया गया है, इसलिए आपको भी जब पढ़ो तो फंडामेंटल के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा जो है स्पेशली फोकस करना है, क्योंकि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हैं वो थोड़े से लास्ट एक या फिर 2 नॉट सेट की बात करूं तो उसमें थोड़े से ज़्यादा पूछे गए हैं फंडामेंटल से स्पेशली क्वेश्चन। फिर बात करूं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तो आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आएगी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी है, साइकेट्रिक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, आपका फार्मेकोलॉजी है, न्यूट्रिशन है, और नर्सिंग रिसर्च एंड मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या फिर पेडियाट्रिक नर्सिंग की बात करें तो उसमें से क्वेश्चन भी आपको कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक मेनली तो फंडामेंटल तो है ही है। अब इसके साथ में हमेशा हर नॉट सेट में अपन ने देखा है कि एक तो फंडा, पिछले 2 या 3 नॉट सेट की बात करूं तो एक तो फंडा है पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और फंडा के साथ में कभी वो ओबीजी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कभी मेडिकल सर्जिंग नर्सिंग पे कर रहे हैं, कभी किस पे कर रहे हैं साइकेट्रिक पे कर रहे हैं। ठीक है, कभी साइकेट्रिक कभी ओबीजी। ठीक है,
तो अपने को ऑल ओवर बात करूँ तो कंप्लीट सब्जेक्ट तो रेडी रखना ही है, लेकिन स्पेशली फंडा तो अपने को रेडी करके रखना है इतना स्ट्रॉन्ग कि कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ ले, अपने को क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर बात करें कि नॉन नर्सिंग का सिलेबस से क्या है। जो 20 क्वेश्चन है नॉन नर्सिंग के, उन 20 क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, कहाँ से आएंगे जो 20 क्वेश्चन है आपके नॉन नर्सिंग वाले वो। ठीक है, तो उनकी बात करूं तो आपकी जनरल अवेयरनेस सिलेबस और एप्टीट्यूड टेस्ट सिलेबस दोनों में डिवाइड करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस सिलेबस से पूछेंगे, 10 क्वेश्चन आपको एप्टीट्यूड टेस्ट सिलेबस से पूछेंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो इसमें इंडियन करंट अफेयर्स पूछा जाएगा आपसे। इसके लिए आप स्पेशली आपको कोई क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में जब लास्ट में आपके पास 4 या 5 दिन रहे तो कोई आपकी क्रैश कोर्स वाली कोई क्लास या फिर कोई ऐसी बुक जिसमें पिछले 6-7 महीने का करंट अफेयर दिया हो उसको पढ़ सकते हैं, या फिर कोई मैराथन क्लास हो करंट अफेयर्स की उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इस इंडियन करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है कि कंटिन्यूली आप वैसे भी फ़ोन में दैनिक भास्कर ऐप है या फिर कोई न्यूज़ ऐप है, कोई न्यूज़ चैनल है, टाइम पास के लिए देखते हो, कभी कभी थोड़ा सा बहुत न्यूज़पेपर एनालाइज भी करते हो, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं और अपने आसपास क्या हो रहा है इसका जनरली अपने को नॉलेज रहता ही है अभी, क्योंकि सोशल मीडिया है उसके थ्रू बहुत सारी न्यूज़ अपने पास में पहुँच जाती है, अपन उससे अछूते नहीं रह सकते। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई स्पेशली अभी से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंडियन पॉलिटिक्स है, इंडियन फेमस प्लेसेस है, जनरल साइंस है, इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन जियोग्राफी है, स्पोर्ट्स है, फेमस ऑथर्स एंड बुक्स है और इंडियन एनवायरमेंटल इश्यूज है। इनसे आपको कितने क्वेश्चन पूछेंगे? 10 क्वेश्चन के आसपास। ओके, 10 क्वेश्चंस। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट सिलेबस की बात करूं मैं तो इसमें प्रोबेबिलिटी हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट है, सिंप्लीफिकेशन, सैंड रूल्स, वॉल्यूम सरफेस एरिया हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस है, सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम एंड डिस्टेंस है, रेशियो प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क है और पार्टनरशिप है। इसकी बात करूँ तो लास्ट में आप देख सकते हैं 4 या 5 दिन जब आपके पास में एग्जाम के रह जाएं तो बीच में रिलैक्सेशन के टाइम में आप कोई भी ऐसी एप्टीट्यूड टेस्ट सिलेबस की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हर कोचिंग वाला जो होता है अपनी अपनी कोचिंग चैनल पे इसके लिए स्पेशली क्लासें जो है वो चलाई जाती है, तो आप लास्ट में क्लासें देख सकते हो और स्पेशली इसमें से 4-5 टॉपिक उठा के उसको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लो। तो जो 10 क्वेश्चन है इसमें से आएंगे, उन 10 में से अगर आपके 5 भी सही हो जाते हैं तो आपका काम बन जाएगा। इन 10 में से भी आपके 5 सही हो जाए तो आपका काम बन जाएगा। यानी कि जो लास्ट के 20 क्वेश्चन हैं जनरल अवेयरनेस या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट के नॉन नर्सिंग सिलेबस के, उसमें से 10 में से 20 में से 10 क्वेश्चन चाहिए हो जाए तो आपका आराम से काम बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई हमारे तो 20 में से 20 चाहिए होने चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। इसको इतना टाइम अपने पास में है नहीं अभी, क्योंकि मेजर पोर्शन है वो किसका है? नर्सिंग का है। नॉन नर्सिंग का ओनली 20% है। ठीक है, कुछ बात करूं मैं कि जो पिछले 2 या 3 नोट सेट को एनालाइज किया है मैंने और भरत सर ने दोनों ने, तो उसमें स्पेशली टॉपिक हमने पिक आउट किए हैं कि कौन से टॉपिक से थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट 1 या 2 या 3 नोट सेट की बात करें तो 2 या 3 नोट सेट में मेंस हो या फिर प्री हो, दोनों एग्जाम को कंबाइन करके हमने एनालाइज किया है कि कौन से टॉपिक से थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा उठाए गए। तो स्पेशली आपको वैसे पढ़ना तो ऑल ओवर है, पढ़ना तो आपको ऑल ओवर नर्सिंग का सिलेबस है, कोई भी इस चीज़ पीछे नहीं छूटनी चाहिए। लेकिन जो स्पेशली टॉपिक हमने यहाँ पे लिखे हैं या फिर अपन डिस्कस कर रहे हैं उसके ऊपर आपको थोड़ा सा क्या करना है, ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि लास्ट 2 या 3 नोट सेट में इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। थोड़े से डीप जाके, थोड़े इधर उधर से हो या फिर कैसे भी करके जोड़ के किसी के साथ में। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग अपन पूछेंगे कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में वो कौन से स्पेशल टॉपिक है जिनसे थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट बात करूं मैं तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में ट्यूबिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। लास्ट 2 या 3 नोट सेट से कंटिन्यू उस ट्यूबिंग सिस्टम में क्या हो गया? ट्रेकियोस्टमी हो गया, एंडोट्रेकियल ट्यूब हो गया, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब हो गया, सक्शन ट्यूब हो गया, ड्रेनेज ट्यूब हो गया, कैन्यूला, आईवी सेट, सेंट्रल लाइन, इन सब से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लास्ट 3 या 4 नोट सेट की बात करें तो कंटिन्यूसली इनमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसमें पिक लाइन हो गया, जीआई ट्रैक्ट की ट्यूबिंग हो गई, जितनी भी मेलासोटा है आपकी, ठीक है, इन सब ट्यूब, नेजोफेरेंजियल या फिर ओरोफेरेंजियल जो भी ट्यूब है, एयरवे है, उनका कलर कोडिंग है, इन सब से इनमें से क्या क्या पूछ सकते हैं चीज़ें वो बात करूँ मैं तो साइज है, जैसे कि पीडिया में, नियोनेट में कौन सा यूज होगा, एडल्ट में कौन सा होगा, इनकी साइज है, कलर पूछ सकते हैं कि इतने नंबर का एयरवे है, इतने नंबर का कैनोला है तो उसका कलर क्या होगा।
ठीक है। यूजेज पूछ सकते हैं कि एडल्ट में कौन सी साइज का कैन्यूला यूज में लेंगे, मैक्सिमम कौन सा लेते हैं, मिनिमम कौन सा लेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सा लेते हैं। तो स्पेशली आपको हर चीज़ पे, हर एंगल पे जाके फोकस करना है इंट्यूबिंग से रिलेटेड कि कौन सी ट्यूब कहाँ पे यूज में होती है, उनका मैक्सिमम कलर है, कोडिंग क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, कौन क्या गेज है या फिर किसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है। उसके बाद में बात करूं, अगर ट्यूबिंग अपन ने कंप्लीट कर ली है, ट्यूबिंग से रिलेटेड आपको ये भी देखना है कि कैन्यूला कितने दिन में चेंज करते हैं। ओके, सेंट्रल लाइन की ड्रेसिंग कितने दिन में चेंज करते हैं, मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है कैनोला का, मोस्ट कॉमन सेंट्रल लाइन का कॉम्प्लिकेशन क्या है, ड्रेसिंग आईवी सेट कितने दिन में चेंज करते हैं। ठीक है। नॉर्मल सलाइन अगर ओपन करके रखा है तो कितने दिन में चेंज करेंगे। ओके, आर्टरी लाइन पेशेंट को लगी हुई है और उसके साथ में प्रेशर बैग में हेपेरिन कितना डाल के रखना है, उस हेपेरिन को कितने टाइम से चेंज करना है, फ्लश कितने टाइम से देना है, कितनी ml की सिरिंज से देना है। तो ये सब चीज़ें आपको कवर करके रखनी है ट्यूबिंग से रिलेटेड जितनी भी, क्योंकि हर एग्जाम में इसे ट्यूबिंग में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंटिन्यूसली। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ द इमरजेंसी प्रोसीजर। जितने भी इमरजेंसी प्रोसीजर है उनका सीक्वेंस आपको याद में रखना है। ठीक है। जैसे कि सीपीआर इन एडल्ट एंड नियोनेट। एडल्ट में सीपीआर कि हर स्टेप आपको पता होना चाहिए। सिर्फ इतना ही याद नहीं रखना है कि 30:2 हो गया या फिर कितने 5 साइकिल देने। ठीक है। सीक्वेंस क्या है, अगर आपको पेशेंट रोड साइड मिल गया, आपको पेशेंट हॉस्पिटल में मिल गया, किसी क्राउड में मिल गया, एरोप्लेन में मिल गया, हर चीज में आपको सिनेरियो बना के अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करके रखना है। ठीक है। और अब तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि पेशेंट अरेस्ट हो गया, आपने सीपीआर के 5 साइकिल दे दिए, फिर भी पेशेंट को वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है या फिर असिस्टोल है, रिदम नहीं है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो ओनली आपको क्या है, ये प्रोसीजर तो पूरा याद होना भी चाहिए, उसके स्टेप्स क्या है, कंटिन्यू 1 बाय 1 उनका सीक्वेंस क्या है वो भी आपको याद करके रखना है। क्योंकि आपको कहीं पे भी 2-3 सीक्वेंस क्वेश्चन में दे देंगे, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पूछेंगे कि इससे अगला स्टेप क्या होगा। ठीक है। जिस तरीके से इस बार नॉर्सेट 7 के प्री में पूछा था कि नियोनेट्स में सीपीआर कर रहे हैं फिर भी असिस्टोल है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका। बहुत सारे बच्चे करके आए हैं कि उस टाइम में डिफिब्रिलेटरी यूज में करना है, लेकिन जब अमेरिकन पेडियाट्रिक एसोसिएशन की गाइडलाइन देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि अगर नियोनेट में असिस्टोल है तो आपको एड्रिनलिन देना है। ठीक है। तो इस तरीके से अपने को क्या है कि पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करके रखना है। एयरवे ओपनिंग हो गई, एयर ओपनिंग के मेथड हो गए आपके। ठीक है। एयरवे ओपनिंग को देखने के लिए एनेस्थीसिया से रिलेटेड जितनी भी क्लासेज हैं आपको देखनी है। एयरवे ओपनिंग में कौन सा मेथड, कौन सा स्कोर, मालाम्पति स्कोर हो गया, मालाम्पति में ग्रेडिंग कैसे करते हैं, ये सब आपको याद करके रखना है। ओके। यूजेस ऑफ द इमरजेंसी ड्रग्स। इमरजेंसी ड्रग्स जितने भी ड्यूरिंग द सीपीआर हो गया, ड्यूरिंग द इंट्यूबेशन हो गया, मसल रिलैक्सेंट कौन से हैं, पेशेंट अरेस्ट हो गया। ठीक है। पेशेंट को डिसरिथमिया है, कौन सी ड्रग कितने अमाउंट में यूज में करते हैं। ओके। जैसे कि एफिनेफ्रिन हो गया, एफिनेफ्रिन पेशेंट अगर अरेस्ट हो रखा है सीपीआर में कितनी देंगे, एनाफाइलेटिक शॉक में कितनी देंगे। ओके। अगर पेशेंट को अस्थमा एक्यूट अस्थमा है तो अस्थमा में कितनी देंगे, पेशेंट को एंडोट्रेकियल रूट से कितनी आपके एड्रेनलिन देते हैं, सबक्यूटेनियस या फिर आईएम रूट से कितनी देते हैं। ठीक है। ये सब याद करके रखना है आपको। और डेंटल एनेस्थीसिया देते हैं तो वहाँ आप लिग्नो एडीआर को मिक्स करके रखते हैं। ठीक है। लिग्नो एडीआर की अगर मिक्स डोज है तो वो कितनी डोज होती है, उसका जो कंसंट्रेशन है, रेशियो है, वो क्या रहता है। नॉर्मल एडीआर सीपीआर में क्या रेशियो से देते हैं। ओके। अस्थमा में क्या रेशियो से देते हैं, एनाफाइलेटिक रेस में, ये सब रेशियो अलग अलग है। तो आपको एकदम करेक्ट तरीके से ये सब याद होना चाहिए। एट्रोपिन है, एट्रोपिन कितने एमजी की डोज होती है, कितने टाइम से उसको रिपीट करते हैं। नियोस्टिगमाइन, नियोस्टिगमाइन कब देते हैं, जब पेशेंट की सर्जरी हो रही होती है, पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है और उसके बाद में जब सर्जरी फिनिश हो जाती है तो उसके बाद में पेशेंट को वापस होश में लाने के लिए क्या देते हैं, रिवर्सल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सल बोलते हैं रिवर्सल। जब आपकी ड्यूटी कभी ओटी में ड्यूटी लगेगी तो वो डॉक्टर एनेस्थीसिया वाले कहेंगे कि सर्जरी कंप्लीट हो गई हो तो पेशेंट को रिवर्सल दे दें क्या, तो रिवर्सल में वो क्या देते हैं, नियोस्टिगमाइन ही देते हैं। क्योंकि इससे पेशेंट का जो एनेस्थीसिया का इफेक्ट है वो वापस डिक्रीज होगा। उसके बाद में आपको हेपेरिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसका एंटीडोट पूछा जाने वाला टाइम गया। ठीक है। प्रोटामिन सल्फेट आएगा तो आपको ये तो याद ही है, लेकिन हेपेरिन के साइड इफेक्ट है, हेपेरिन कब नहीं देना है, कौन सी डिजीज में देते हैं। ओके। कौन सी डिजीज में, ड्रग ऑफ चॉइस है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हेपेरिन का इन्फ्यूजन का जो फ्लो रेट है वो कितनी होती है, ये सब आपको क्या रखना है, याद करके रखना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें
नेक्स्ट बात करें तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में कहाँ से पूछेंगे क्वेश्चन, वाइटल से ज़्यादा पूछे गए हैं, वाइटल्स और अबनॉर्मलिटीज इन स्पेसिफिक वाइटल इन स्पेसिफिक डिजीज। ओके, वाइटल से क्वेश्चन ऐसे पूछे गए कि पेशेंट कोई हार्ट फेलियर में चला गया तो उनका बीपी बढ़ेगा, या फिर पेशेंट को क्या है आईसीपी इंक्रीज है तो हाइपोटेंशन होगा, हाइपरटेंशन होगा, ऑटोनॉमिक डिस्प्लेक्सिया में वाइटल्स में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। ओके, पेशेंट न्यूरोजेनिक शॉक में है तो वाइटल्स में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये सब आपको याद करके रखना है वाइटल से रिलेटेड, स्पेशली स्पेसिफिक कंडीशन में, जैसे कि पेशेंट को ऑटोनॉमिक डिस्प्लेक्सिया हो गया, जैसे कि पेशेंट को न्यूरोजेनिक शॉक हो गया, इन सब में वाइटल्स में या फिर पेशेंट में इंक्रीज आईसीपी है। ओके, इस सब में क्या क्या ट्रायड देखने को मिलते हैं और वाइटल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं। इसके अलावा लंग्स साउंड आपको याद करके रखनी है। लंग्स साउंड में आप नॉर्मल लंग्स साउंड और अबनॉर्मल लंग्स साउंड दोनों याद करके रखनी है। कौन कौन सी, नॉर्मल लंग्स साउंड और अबनॉर्मल लंग्स साउंड, दोनों याद करके रखनी है। उनकी लोकेशन क्या होती है, कहाँ पे आप ऑस्कल्टेट करते हैं लंग्स साउंड को, कौन सी डिजीज के अंदर कौन सी स्पेसिफिक लंग्स साउंड आपको सुनाई देती है। ओके, ये भी याद रखना है। इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस आपको याद रखने, उसमें सिम्टम्स इन इम्बैलेंस इन माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। आपको इलेक्ट्रोलाइट्स याद रखने हैं कि कौन सी डिजीज के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होता है। ओके, कौन सी डिजीज के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होता है, ये याद रखना है। इसके साथ में आपको ये भी याद रखना है कि पेशेंट को अगर, जैसे कि पेशेंट को क्या है, जैसे कि पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया है या फिर पेशेंट को हाइपरकैलेमिया है। मान लीजिए पेशेंट को हाइपरकैलेमिया है, रीनल फेलियर का पेशेंट है। अब पूछेंगे कि रीनल फेलियर के पेशेंट में मोस्ट कॉमन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स एबनॉर्मल होता है, तो आप बताएंगे कि उस पेशेंट में पोटेशियम ज़्यादा होता है। लेकिन आपको इसके साथ में हाइपरकैलेमिया तो याद रखना ही है, लेकिन आपको इसके साथ में ये भी याद रखना है कि ये हाइपरकैलेमिया है तो इसकी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियरिटी को किस कंडीशन को कहेंगे, यानी कि लैब वैल्यू अगर मोर देन 5.5 है तो आप उसको हाइपरकैलेमिया कहते हैं, लेकिन 5 से 6 तक है, 5.5 से 6 तक है तो उसको माइल्ड कहेंगे, आप 7 से 8 तक है तो उसको मॉडरेट कहेंगे, मोर देन 8 है तो आप उसको सीवियर हाइपरकैलेमिया कहेंगे। अब इन तीनों के अंदर जब आपने डिवाइड किया है इन तीनों सिम्टम्स में, तो इन तीनों इम्बैलेंस को, तो इन तीनों के अंदर जो वाइटल्स में अबनॉर्मलिटीज होगी या फिर जो साइन और सिम्टम्स होंगे उनमें भी चेंजेस हो जाएगा। ओके, तो एग्जामिनर आपको क्या क्या देके पूछेगा कि पेशेंट को मॉडरेट हाइपरकैलेमिया है, उसके अंदर कौन सा वाइटल अबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी या फिर कौन सा साइन और सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, डिवाइड करके पूछना है। अब ऐसे नहीं पूछेंगे कि पेशेंट को हाइपरकैलेमिया कब बोलेंगे, कितना अगर पोटेशियम लेवल ऊपर है, तो ये तो सबको याद है 5.5 है, लेकिन आपको डिवाइड करके पढ़ना है कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर फॉर्म में उसकी रेंज क्या क्या है और इन तीनों की रेंज के अंदर कौन कौन से साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ओके, इम्बैलेंस, और उसके बाद में बात करूं कि ईसीजी चेंजेस इन इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस, पेशेंट को हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरनेट्रीमिया, या फिर बात करूं मैं कैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया या फिर हाइपोकैल्सीमिया, इन सब में ईसीजी में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं, पर्टिकुलर डिजीज में कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होते हैं तो कौन सी ईसीजी आपको देखने को मिलेगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो आपको ईसीजी को भी अच्छे तरीके से पढ़ के रखना है, याद करके रखना है। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, सर्जिकल ब्लेड और एनर्जी सोर्सेज बात करूं तो ये ओटी आईसीयू से रिलेटेड क्वेश्चन है, ओटी और आईसीयू से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपको पूछे गए हैं। सर्जिकल चेकलिस्ट में आपको याद करके रखना है साइन इन, टाइम आउट, साइन आउट, इसमें कौन कौन से मेथड है वो इंक्लूड किए जाते हैं, क्या क्या कंफर्म किया जाता है पेशेंट से रिलेटेड, कितना ब्लड लॉस होगा, सर्जरी क्या है डॉक्टर से कंफर्म करना है, गॉज और मॉप की काउंटिंग है। ओके, तो इसमें से कौन सा पॉइंट है जो सर्जिकल चेकलिस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं, या फिर कौन सा पॉइंट है जो साइन इन में, टाइम आउट में, साइन आउट में, इन तीनों को अलग अलग करके पढ़ना है। एग्जामिनर आपको पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा स्पेसिफिक पॉइंट है जिसको आप साइन आउट में इंक्लूड नहीं करते हैं। इसमें 3 पॉइंट तो आपको साइन आउट के पूछेगा, 1 पॉइंट साइन इन से लेकर पूछ लेगा, तो आपको तीनों को अलग अलग करके पढ़ना है कि ये जो पॉइंट है ये साइन इन का है, ये टाइम आउट का है, ये साइन आउट का है। ओके, साइन इन हो गया, ओके, टाइम आउट हो गया, साइन आउट हो गया। ओके, इन सब में कौन कौन से पॉइंट है जो स्पेसिफिक होते हैं, कौन कौन से कंफर्म किए जाते हैं, आपको याद करके रखना है। इसके अलावा बात करूं कि बेड सोर है, वुंड हीलिंग है,
बेड सोर की स्टेजेस है, बेड सोर की स्टेजेस के अकॉर्डिंग आपको उसका मैनेजमेंट भी पढ़ना है। बेड सोर की स्टेजेस में कौन कौन सी स्किन की लेयर इफेक्ट होती है, उसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और स्टेज के अकॉर्डिंग आपको उसका ट्रीटमेंट भी पढ़ना है। क्योंकि अब बेड सोर का अगर फर्स्ट स्टेज है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, सेकेंड स्टेज है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, थर्ड स्टेज है तो उसका अलग होगा, फोर्थ स्टेज का अलग होगा। ओके, फोर्थ स्टेज में फ्लैप लगाना पड़ता है। ओके, मोस्ट कॉमनली फ्लैप कहाँ से लिया जाता है, कैसे लिया जाता है। ओके, अगर स्किन ग्राफ्टिंग करनी है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं, ये सब आपको क्या करना है, को रिलेट करके पढ़ना है, को रिलेट करके पढ़ना है। रीडा स्केल है आपको पढ़नी है, ये वुंड हीलिंग से रिलेटेड या फिर वुंड से रिलेटेड है, इन्फ्लामेशन से रिलेटेड है, आप देखेंगे। ऑक्सीजन थेरेपी आपको पढ़नी है, ऑक्सीजन थेरेपी में क्या नेजल प्रोंग हो गई, मास्क हो गया। ओके, इसमें वेंटिलेटर को भी इंक्लूड कर लेना है आपको, और NRBM मास्क हो गया, नॉन रिब्रीथिंग मास्क हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्लो रेट क्या होती है, कौन से पेशेंट में कितनी ऑक्सीजन लगाते हैं। ओके, और वेंचुरी मास्क की कलर कोडिंग है, ये सब आपको क्या करना है, कवर करके रखना है। इसमें से कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। बात करूं मैं CSF, यूरिन स्टूल स्पुटम एग्जामिनेशन, ये सब भी आपको कवर करना है। ठीक है, CSF का नॉर्मल प्रोडक्शन कितना है, उसका अमाउंट कितना होता है, अगर किसी पेशेंट में ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्शन है तो CSF में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, CSF का कौन सा कलर कौन सी डिजीज को इंडिकेट करता है। ओके, स्पेसिमेन स्टोर कर सकते हैं, कितने टाइम तक स्टोर करेंगे, कब तक भेजना होता है। ओके, यूरिन का उसी टाइप से, यूरिन का अबनॉर्मल कलर हो गया, यूरिन टेस्ट कौन सा लेते हैं, जैसे कि VMA टेस्ट असेस करने के लिए 24, प्रोटीन असेस करने के लिए 24, और यूरिन उसमें यूरिन अगर आपको स्टोर करना है तो उसके अंदर कौन कौन से एडिक्टिव है वो ऐड किए जाते हैं। अब नॉर्मल कलर हो गया, यूरिन टेस्ट कौन कौन सा लिया जाता है, स्पुटम उसी टाइप में कौन से कलर का स्पुटम कौन से इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, जैसे कि ग्रीन कलर का स्पुटम स्यूडोमोनास को, उसी टाइप में बहुत सारी डिजीज में अलग अलग टाइप का स्पुटम आपको देखने को मिलता है। तो आपको स्पुटम का कलर भी अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। क्रस वॉकिंग के बारे में स्पेशली क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है इस बार, क्योंकि पिछले 2 नॉर्थ स्टेट में आया नहीं है क्रस वॉकिंग से रिलेटेड, तो इस बार डेफिनेटली 100% पूछा जाएगा नॉर्थ स्टेट में आपसे क्रस वॉकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्या है, BMW में कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट या फिर कौन सी चिरिंज हो गया, या फिर कौन सा टैबलेट, कौन सी दवाई कौन से कलर के बिन में डिस्कार्ड की जाती है। ओके, ये भी आपको याद रखना है, जैसे कि शुगर स्ट्रिप हो गई। ओके, पर्टिकुलरली जो हमेशा रूटीन में नहीं है, स्पेशली आपको, और जो मेडिकल फील्ड में यूज में लिए जाते हैं, आपको सबको पता होना चाहिए। डिसइंफेक्शन हो गया, स्पिल मैनेजमेंट हो गया। ओके, स्पिल मैनेजमेंट, जैसे कि किसी HIV पेशेंट का ब्लड स्पिल हो गया फ्लोर पे, हाइपोक्लोराइड से क्लीन करते हैं, ये सबको पता है, लेकिन उसके ऊपर हाइपोक्लोराइड कितनी देर डाल के रखना है, क्या हाथों हाथ हाइपोक्लोराइड डाल के उसको स्वाइप कर देंगे, क्लीन कर देंगे, या फिर उसको 20 मिनट रखना है, 30 मिनट रखना है, ये सब आपको याद होना चाहिए कि स्पिल मैनेजमेंट करना है तो उसको कितनी देर उसके ऊपर हाइपोक्लोराइड डाल के रखना है। कोई इंस्ट्रूमेंट है जो HIV पॉजिटिव या SPHG पॉजिटिव पेशेंट में यूज हुआ है तो उसको हाइपोक्लोराइड से क्लीन करते हैं, लेकिन क्या हाइपोक्लोराइड से हाथों हाथ क्लीन करके वापस रीयूज में ले लेते हैं, या फिर हाइपोक्लोराइड के अंदर डिप करके रखते हैं। ओके, हाइपोक्लोराइड कितने टाइम में चेंज किया जाता है, साइड एक्स सॉल्यूशन होता है, कितने परसेंटेज आता है, कितने दिन में चेंज किया जाता है। ओके, ये सब आपको याद रखना है फंडामेंटल में, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे आपको ऑल ओवर कंप्लीट करके रखनी है, लेकिन ये जो ऊपर डिस्कस किए हैं टॉपिक, ये आपको स्पेशली याद होने चाहिए, डीप जाके पढ़ना है इन टॉपिक्स में से, क्योंकि जो पिछले 2 या 3 नॉर्थ सेट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इसी टॉपिक्स में से पूछे जा रहे हैं उठा के। ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पे आते हैं। नेक्स्ट बात करूं मैं कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आपसे क्या पूछा जाता है। फर्स्ट सिस्टम वाइज अपन बात करें, फर्स्ट सिस्टम है नर्वस सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम कौन सा है, नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में बात करूं तो आपको ICP से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंक्रीज ICP में फर्स्ट साइन कौन सा होगा, लेट कौन सा होगा, साइन कौन सा होगा, सिम्टम कौन सा होगा, चाइल्ड के अंदर कौन सा होगा, एडल्ट के अंदर कौन सा होगा, ICP इंक्रीज है तो पोजीशन कौन सी देंगे। ओके, इन सबसे रिलेटेड सीजर, स्पेशली सीजर कितने टाइप के होते हैं, कौन से सीजर का मैनेजमेंट, कौन सी मेडिसिन होती है, उस मेडिसिन का साइड इफेक्ट क्या है। ओके, माइस्थेनिया ग्रेविस, गुइलिन बार सिंड्रोम्स, पार्किंसंस डिजीज में सिम्टम्स है, सिम्टम्स के साथ में, पर्टिकुलरली सिम्टम्स के साथ में जो सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं उसका जो सीक्वेंस है वो भी आपको याद होना चाहिए कि किसी डिजीज में फर्स्ट सिम्टम्स कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा, और सबसे लास्ट
सबसे लास्ट सिम्टम कौन सा होगा, ये भी आपको उसका सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। मेनिंजाइटिस है, कौन से मेनिंजाइटिस सबसे डेंजरस है, मोस्ट कॉमन एडल्ट में, चिल्ड्रन में कौन सा है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस क्या है, ओके। और ग्लासगो कोमा स्केल भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट सिस्टम की बात करूं मैं तो नेक्स्ट सिस्टम है कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स। आपको ईसीजी डेफिनेटली याद होनी चाहिए। एमआई में एसटी एलिवेटेड, नॉन एसटी एलिवेटेड, अरिदमिया कौन सा है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इन सब का मैनेजमेंट, कौन सी ड्रग्स देते हैं, कौन सी ड्रग्स ड्रग ऑफ चॉइस होती है, एंटी डिसरिथमिक ड्रग्स की सीक्वेंस है उनकी, वो भी आपको याद होनी चाहिए। उसके साइड इफेक्ट, वल्वुलर हार्ट डिजीज जैसे कि मिट्रल वॉल स्टेनोसिस हो गया, ओके, जैसे कि मिट्रल वॉल एरोटिक रीगर्जिटेशन हो गया। इन सब का कॉज क्या है, जैसे कि सोर थ्रोट, स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, ठीक है। इनका विंडो पीरियड क्या होता है, कितने टाइम में आप बीटा जो पेनिसिलिन लगाते हैं इंजेक्शन, कितना यूनिट में देते हैं, कब देते हैं, ओके। और मोस्ट कॉमन प्रेगनेंसी में कौन सा वल्वुलर डिजीज की वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है, कौन सा सबसे डेंजरस है, कौन सा मोस्ट कॉमन है, ये सब सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करूं ड्रग्स इन कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स, जैसे कि आपकी अरिदमिक ड्रग हो गई कौन सी, जैसे स्पेसिफिक एंटीप्लेटलेट्स हो गई, इकोस्प्रिन हो गई, आपकी डिजॉक्सिन हो गई, ठीक है। ये सब ड्रग्स और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, ओके, रेनॉल्ड डिजीज हो गई, ये सब आपको क्या है याद होनी चाहिए। कार्डियोमायोपैथीज स्पेशली याद होनी चाहिए, कितने टाइप की कार्डियोमायोपैथीज होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव हो गई आपकी, ठीक है, डायलेटेड, ऑब्स्ट्रक्टिव, बहुत सारी 3-4 टाइप की कार्डियोमायोपैथीज होती है। इनका मैनेजमेंट भी सबका अलग अलग होता है, सबके अंदर साइन और सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं, ओके। और सबका जो कॉजेटिव एजेंट होता है या फिर कॉज होता है वो भी अलग अलग होता है सबका, तो ये भी आपको याद करके रखना है। एंडोक्राइन सिस्टम से डायबिटीज मेलाइटस आपको पूरा कवर करके रखना है, स्पेशली फोकस करना है। डायबिटीज मेलाइटस में सिम्टम्स कौन से हैं, टाइप फर्स्ट है, टाइप सेकेंड है, मोस्ट कॉमन वायरल कॉज कौन सा होता है। डायबिटीज में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की बात करूं तो उसको आपको याद करके रखना है कि कौन सी कैटेगरी का कौन सा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, उसका नाम है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो पेंक्रियाज पे एक्ट कर रहा है या फिर सेल के रिसेप्टर पे जाके एक्ट कर रहा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ द इंसुलिन, कौन सा लॉन्ग एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है, ओके, कितना उसका ड्यूरेशन है, उसका पीक लेवल कब होता है, ओके, उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन कितने टाइम होता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस आपको याद रखना है, कौन सा सिम्टम्स देखने को मिलता है, ओके, वो कौन कौन से फैक्टर है जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को ट्रिगर करते हैं, ठीक है। और अगर हो गया तो उसमें साइन और सिम्टम्स और फर्स्ट आप ट्रीट कैसे करेंगे, कौन सा इंसुलिन देंगे, स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि रेगुलर इंसुलिन देते हैं आईवी, लेकिन कैसे देंगे। अगर फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट में, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस सबसे पहले होता है कि आपको उसका फ्लूइड रिप्लेस करना होता है, नॉर्मल सलाइन देते हैं, लेकिन कितना देते हैं ये भी आपको याद होना चाहिए कि कितना देते हैं। जैसे कि बर्न के पेशेंट में आप फ्लूइड कैलकुलेट करके देते हैं, उसी टाइप में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट में भी फ्लूइड को कैलकुलेट करके दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ओके। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेक्टरी सिंड्रोम है, कैसे होता है, क्यों होगा, कहाँ पे अबनॉर्मलिटीज होगी, और स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट्स आपको अबनॉर्मलिटीज है वो क्या देखने को मिलेगी इसमें। कसिंग डिजीज, फियोक्रोमोसाइटोमा है, फियोक्रोमोसाइटोमा क्यों होता है, ट्यूमर है, उसमें आपकी जो एड्रिनल मेड्यूला का उसमें बायोप्सी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्यों बायोप्सी नहीं करते हैं, अगर ड्यूरिंग द सर्जरी उस ट्यूमर को रिमूव कर रहे हैं तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगा या फिर पोस्ट ऑपरेटिव होगा। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि एक पेशेंट को फियोक्रोमोसाइटोमा का सर्जरी हुआ है, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा, ओके। तो आप सब लोग करके आ जाते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव फियोक्रोमोसाइटोमा है, फियोक्रोमोसाइटोमा इट मीन्स कि कैटाकोलामिन रिलीज हुआ होगा तो पेशेंट को हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगा, लेकिन वो पोस्ट ऑपरेटिव पूछता है। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हमेशा आपको हेमरेज, ब्लीडिंग या फिर एयरवे से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, ठीक है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस हमेशा इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसे कि थायराइड स्ट्रोम हो गया या फिर ये फियोक्रोमोसाइटोमा हो गया। थायराइड स्ट्रोम या फिर फियोक्रोमोसाइटोमा का हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है, वो इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होता है, पोस्ट ऑपरेटिव नहीं होता। पोस्ट ऑपरेटिव हमेशा हेमरेज या ब्लीडिंग या फिर थायराइड की बात करें तो वहाँ पे रिकरेंट लेरिंजियल नर्व का डैमेज होना होता है। तो ये सब आपको हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है, कॉज क्या क्या है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स है, स्पेशली स्पेसिफिक यहाँ पे आप हाइपरथायराइडिज्म पे फोकस करना। हाइपरथायराइडिज्म में हमारी आप क्लास देखोगे तो उसमें थोड़े से स्पेसिफिक जो साइन और सिम्टम्स है वो आपको याद रखने, साइन और सिम्टम्स, ओके। मोबियस साइन होता है,
मोबियस साइन होता है, स्टॉलवर्थी साइन है, ये सब बहुत सारे साइन इसमें देखने को मिलते हैं। लिड लेग साइन है, ओके, स्टेयरिंग साइन है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें रीनल सिस्टम में, तो रीनल सिस्टम में प्रोस्टेट आपसे पूछ सकते हैं, प्रोस्टेट के लॉब है। मोस्ट कॉमन ट्यूमर कहाँ पे होता है प्रोस्टेट का? TURP, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट है। कब? इंडिकेशन क्या है इसका? ओके, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट यूज में कौन सा लिया जाता है? पोस्ट ऑपरेटिव जो ब्लेडर वॉश करते हैं, इरिगेशन करते हैं, किससे करते हैं? ओके, उसका कॉम्प्लिकेशन क्या है? प्री, इंट्रा और पोस्ट रीनल कॉज ऑफ द एक्यूट रीनल फेलियर। रीनल फेलियर का प्री, इंट्रा और पोस्ट रीनल कॉज कौन कौन से? ओके, डायलिसिस आपको पढ़ना है, और यूटीआई मोस्ट कॉमन कॉज यूटीआई का क्या है, कहाँ पे होता है, ओके, और उसका ट्रीटमेंट क्या क्या होता है ये आपको पढ़ना है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में बात करूँ तो हेपेटाइटिस है, उसके आपको टाइप्स पढ़ने हैं। एल्कोहलिक लीवर डिजीज, नॉन एल्कोहलिक लीवर डिजीज, हेपेटाइटिस के टाइप, वायरल हेपेटाइटिस, उसका वैक्सीनेशन, पोर्टल हाइपरटेंशन के साइन और सिम्टम्स है, उसका ट्रीटमेंट क्या क्या होता है, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। ओके, अपेंडिसाइटिस में स्पेसिफिक आपको बहुत सारे साइन देखने को मिलते हैं, तो उन सबको साइन को आपको याद करके रखना है कि क्या क्या साइन देखने को मिलते हैं। जैसे राउ सिंह साइन हो गया आपका, ओके, मैकबर्नी पॉइंट पे स्वेलिंग है। गैस्ट्रो पैरेसिस हो गया, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज हो गया आपका। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज जैसे कि दो टाइप्स की होती है, आपने पढ़ी होगी क्रॉन्स डिजीज और एक और टाइप होता है, ठीक है। तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज और गैस्ट्रोपैरेसिस ये सब आपको याद होना चाहिए GIT सिस्टम, ठीक है। इसके बाद में बात करें कि मैं आपकी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में ENT पे आपको ओटाइटिस मीडिया है, कितने टाइप का होता है, कॉजेटिव एजेंट क्या होते हैं, क्या साइन और सिम्टम्स ऑफ मैनेजमेंट है, मेनियर्स डिजीज है, एंडोलिफ है, क्या है, एक्जोलिम्प क्या होता है, कैसे इम्बैलेंस होता है, ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो तो इस डिजीज के साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ये सब आपको याद करके रखना। आईज में ग्लूकोमा स्पेशली याद रखना है आपको, ग्लूकोमा के टाइप्स है, उनका मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। विजुअल इम्पेयरमेंट में कौन सा लेंस कहाँ पे यूज में लेते हैं, ठीक है। और इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर कब ज़्यादा होता है, कब नॉर्मल होता है, कब लोएस्ट देखने को मिलता है, ओके, कब इंक्रीज होगा तो मैनेजमेंट क्या होगा, कौन से टाइप के ग्लूकोमा में IOP इंक्रीज होता है, ये सब आपको याद रखना है। स्किन में आपको इम्पेटिगो है, एक्जिमा है, अबनॉर्मल स्किन का कलर हो गया, ये सब आपको याद रखने। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस का मैनेजमेंट, इसके साइन और सिम्टम्स है, इसमें आइसोलेशन कितने दिन तक रखते हैं, ओके, इसके अंदर जो स्किन टेस्ट करते हैं आपको उसको भी याद रखना है, उसका क्राइटेरिया क्या है, कितने ड्यूरेशन में वापस असेस किया जाता है, कितने MM के अंदर उसकी साइज है तो उसको पॉजिटिव मानते हैं, ओके, कौन सा पेशेंट है जो रिस्क फैक्टर में रहेगा, अगर पॉजिटिव आ गया ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट तो क्या नेक्स्ट स्पुटम टेस्ट करवा के ATT स्टार्ट करेंगे, या फिर ट्यूबरकुलोसिस अगर स्किन टेस्ट से पॉजिटिव आ गया है तो पॉजिटिव आते ही ATT स्टार्ट कर देते हैं, या फिर स्पुटम टेस्ट करवा के स्टार्ट करते हैं तो कौन सी करते हैं, ड्यूरेशन कितना होता है, 6 मंथ होता है या फिर 9 मंथ, क्योंकि 6 to 9 बोला जाता है। कौन सी ATT ड्रग्स का कौन सा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, उस साइड इफेक्ट को ट्रीट कैसे किया जाता है, ओके। ATT का आपको साइड इफेक्ट ऑफ ATT, ड्यूरेशन, ओके। इसके बाद आपको ड्रग्स रेजिस्टेंस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, मोनो ड्रग्स रेजिस्टेंस, बहुत सारे टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। ड्रग रेजिस्टेंस आपने एक ही पढ़ा होगा कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होता है ट्यूबरकुलोसिस में, तो फिर उसको फर्स्ट लाइन का ट्रीटमेंट, सेकेंड लाइन के ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन होती है, रेजिस्टेंस मल्टी ड्रग्स में है या फिर मोनो ड्रग्स में है तो कौन कौन सी में है, ओके, ठीक है। ये सब आपको ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड याद रखना है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एक्यूट अस्थमा मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसको स्टेरॉइड देते हैं, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग स्टेरॉइड कौन सी होती है, लॉन्ग एक्टिंग कौन सी होती है, शॉर्ट ट्रीटमेंट कौन सा होता है पेशेंट को सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए और वापस रिकरेंस नहीं हो उसके लिए लॉन्ग एक्टिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो उस लॉन्ग एक्टिंग में कौन कौन सी मेडिसिन होती है, COPD आपको पढ़ना है, ओके। COPD में क्या क्या साइन और सिम्टम्स और कौन सी डिजीज COPD में इंक्लूड की जाती है,
ड्रग्स कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर, जैसे कि बीटा ब्लॉकर नहीं देते हैं, उसी टाइप में और कौन कौन सी ड्रग है जो पेशेंट को अगर अस्थमा है, सीओपीडी है तो नहीं देते हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में ऑस्टियोपोरोसिस, आपको ऑर्थराइटिस, इसके पॉजिटिव एजेंट लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस क्यों होता है, कैसे होता है, इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ओके, फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर के टाइप है, इसका कॉम्प्लिकेशन है। और कॉन्ड्रोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा भी आपको पढ़ना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बात करूं मैं ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। यहाँ से भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमेशा। ठीक है, तो ओबीजी और गायनेकोलॉजी में असेस किया, लास्ट 2 या 3 साल के पेपर, 2 या 3 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन देखे अपन ने हमने, तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिले। बात करूं तो मल्टीपल प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे बहुत सारे। ओके, कॉज कौन सा होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी का, कितने टाइप्स की होती है, मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, पर्टिकुलर साइट पे तो उसको कैसे क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट क्या है। ओके, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या मैनेजमेंट है, सेकंड में क्या होगा, स्टेजेस ऑफ द लेबर, लेबर के स्टेज कौन कौन से, उसका ड्यूरेशन क्या है, उन ड्यूरेशन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, और सीक्वेंस या फिर इवेंट्स ऑफ द लेबर, रेस्टिट्यूशन हो गया आपका, डिसेंड हो गया, ये सब जो अब सीक्वेंस आपको ये क्या है सीक्वेंस याद करके रखना है कि नेक्स्ट सीक्वेंस को स्टेप क्या होगा। फ्री इक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, साइन और सिम्टम्स कौन कौन से हैं, मैनेज कैसे किया जाता है। ओके, प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रेप्सिव प्लेसेंटा, फीटल प्रेजेंटेशन कौन कौन सा है, वर्टेक्स है, ब्रो है। ओके, इसके बाद में फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी, और कौन कौन से साइन कौन से वीक्स में देखने को मिलते हैं, कब डिसअपियर होते हैं, कब अपीयर होते हैं। पोस्टपार्टम हेमरेज, कितना ब्लड लॉस हो तो उसको माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर पोस्टपार्टम हेमरेज बोलेंगे। ड्यूरेशन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है। मैन्यूवर यूज इन वर्टेक्स, शोल्डर और ब्रीच प्रेजेंटेशन, जब बेबी की डिलीवरी होती है तो वर्टेक्स, शोल्डर और ब्रीच प्रेजेंटेशन में बेबी को डिलीवर करने के लिए, उसके एक्सट्रीमिटी को डिलीवर करने के लिए, उसके हेड को, उसके बटक्स को डिलीवर करने के लिए कई टाइप के जो मैन्यूवर होते हैं वो यूज में लिए जाते हैं। तो उन मैन्यूवर के आपको नाम याद करके रखना है कि कौन से टाइप में कौन सा मैन्यूवर यूज में लिया जाता है, और उसके उस मैन्यूवर से कौन सा ऑर्गन है या फिर कौन सा बॉडी पार्ट है जिसको डिलीवर किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, फीटल हेड और पेल्विक डायमीटर। ठीक है, पेल्विक डायमीटर भी याद रखना है, अंटेरियो पोस्टीरियर हो गया या फिर आपका ट्रांसवर्स डायमीटर हो गया। फीटल हेड का भी बाईपैराइटल है या फिर अंटेरियो पोस्टीरियर डायमीटर है, ये सब फीटल हेड के। और फीमेल जो पेल्विक है उसके डायमीटर आपको याद करके रखने हैं। मोस्ट फेवरेबल पेल्विक कौन सा हो गया, पेल्विक के कितने टाइप्स के हैं, मैन लाइक, मंकी लाइक, एपी लाइक, ये सब आपको टर्म है वो याद होने चाहिए। प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटीज। ओके, टॉर्स इन्फेक्शन, आपको टाइप ऑफ द वेजाइनाइटिस, वेजाइनाइटिस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंटिन्यूअली। 3 या 4 नॉट सेट से वेजाइनाइटिस है वो एम्स का फेवरेट टॉपिक बना हुआ है। वेजाइनाइटिस मोस्ट कॉमन कौन सा है, पॉजिटिव एजेंट, उसका ट्रीटमेंट, ये सब पूछा जा रहा है। और टेरेटोजेनिक ड्रग्स, आपको कौन कौन सी ड्रग्स होती है जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है, जो कौन कौन सी ड्रग होती है जो प्रेगनेंसी में क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेट, जो कि प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। स्पेसिफिक कहाँ पे स्पेशली बात करूँ मैं तो स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन सी नहीं देते हैं या फिर कौन सी सेफ है, दे सकते हैं, अगर ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो, जरूरी हो तो कौन कौन सी दे सकते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में। ओके, सेफ कौन सी है, तो टेरेटोजेनिक ड्रग भी आपको क्या करनी है, याद करके रखनी है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या फिर पेडियाट्रिक नर्सिंग की बात करूं तो आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट कौन से स्टेज में बच्चा चलना स्टार्ट करेगा, वॉकिंग है, बोलना है, 2 वर्ड 3 वर्ड्स, पूरा सेंटेंस, ये सब आपको याद करके रखने हैं। बोवेल एंड ब्लेडर कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे उसको, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। ओके, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कौन सी होती है। ओके, कौन से टाइम में कौन सी को ऑपरेट किया जाता है, कौन सी ड्रग्स की वजह से कौन सी कंजेनाइटल डिजीज हो सकती है। डायबिटिक मदर है तो मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल डिफेक्ट कौन सा होता है, कौन सा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। प्रिवेंट करने के लिए आयरन की थेरेपी देते हैं, कितने mg कब स्टार्ट किया जाता है। ओके, और इसके बाद में सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, ये भी कॉमन साइट है, पूछा जाता है। इसमें भी आपको जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है इसमें आपको मोस्ट कॉमन मोस्ट स्पेसिफिक
ऐसे टर्म आपको याद रखना है, ठीक है। इसी टाइप में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में भी आपको याद रखना है कि मोस्ट कॉमन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कौन सा होता है, मोस्ट स्पेसिफिक कौन सा होता है, ओके, और कौन सी जो टेरेटोजेनिक ड्रग है उसकी वजह से कौन सा सिंड्रोम, कौन सा डिजीज कंडीशन या फिर कौन सा टेरेटोजेनिसिटी है वो नियोनेट के अंदर या फिर आपके फीटस के अंदर देखने को मिलेगी, ओके। इसके अलावा आप कंजेनाइटल मेगाकोलॉन को पढ़ना, मेगाकोलॉन की 3 टाइप्स की सर्जरी होती है, कौन सी होती है, कब करते हैं, ओके, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बर्थ मार्क क्या क्या है, हाइड्रोसेपेलस हो गया, ओके, हाइड्रोसेपेलस और सिफियल हेमेटोमा में क्या डिफरेंट है, कैसे ट्रीट किया जाता है उसको, फीटल एल्कोहल सिंड्रोम हो गया, फीटल मदर अगर अल्कोहल ले रही है तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होगा, फीटस में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अगर मदर ने अल्कोहल कंज्यूम किया है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम, इफेक्ट ऑफ द टेरेटोजेनिक ड्रग्स इन द इंट्रा यूटेराइन लाइफ, यानी कि मदर ने अगर टेरेटोजेनिक जैसे कि थैलियोडामाइड हो गया, फेनिटोइन हो गया, ये सब ड्रग्स अगर मदर ने ली है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो नियोनेट के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर क्या क्या डिफेक्ट देखने को मिल सकता है, ये सब आपको क्या करना है, याद करके रखना है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पे आते हैं नेक्स्ट की कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट में ईयर्स के पेपर्स देखें तो उसमें वैक्सीन और वैक्सीनेशन शेड्यूल से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन से टाइम में कौन सा वैक्सीन लगेगा, ओके। डोज, कोल्ड चेन के बारे में पूछा गया, डोज क्या होगी, कौन सा रूट होगा, डोज क्या होगी, उसका रूट क्या होगा, कितने टाइम्स में कब दिया जाएगा। कोल्ड चेन की बात करूं तो कोल्ड चेन में आपको स्टोरेज टेम्परेचर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, हमेशा स्टोरेज टेम्परेचर के बारे में पूछा गया है, ओके। हीट सेंसिटिव हो गया, कोल्ड सेंसिटिव हो गया, कौन कौन से वैक्सीन सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव होते हैं, कौन से कोल्ड सेंसिटिव होते हैं, उसका एक सीक्वेंस आपको याद रखना है, एक याद नहीं रखना है, पूरा सीक्वेंस याद रखना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा है हीट सेंसिटिव, सेकंड पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है, ये सब सीक्वेंस आपको इन दोनों का याद करके रखना है, हीट और कोल्ड सेंसिटिव का, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो कम्युनिकेबल डिजीज़ के आपको पूछनी है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड है, कॉजेटिव एजेंट है, उसमें साइन और सिम्टम्स है, साइन और सिम्टम्स में पर्टिकुलर कम्युनिकेबल डिजीज में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, ओके, और उनके रेसेस होते हैं किसी कम्युनिकेबल डिजीज का, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन का जो रूट है वो क्या होगा, ओके, या फिर ट्रांसमिशन रूट वो क्या होगा, इंक्यूबेशन पीरियड है, ट्रीट कैसे करेंगे उसको, टिक बर्न डिजीज आपको स्पेशली याद रखनी है, ठीक है। फ्रॉस्टबाइट हो गया, ओके। वेरियस हेल्थ स्कीम इंडिया में, हेल्थ स्कीम कौन कौन सी चल रही है, उसमें कितना हेल्थ रिएम्बर्समेंट मिल रहा है, कौन सा बीमा है, ओल्ड एज में है, कौन कौन सी जननी सुरक्षा योजना हो गई प्रेगनेंसी के लिए, बच्चों के लिए कौन कौन सी स्पेसिफिक स्कीम्स चल रही है, ये सब आपको याद करके रखनी है, उनके पर्पज़ क्या क्या है वो सब आपको याद रखने हैं। साइकेट्री के अंदर बात करूं तो साइकेट्री के अंदर स्पेसिफिक फोकस किया गया है लास्ट कुछ पेपर्स के अंदर, तो वो किया गया है स्पेसिफिक सीजोफ्रेनिया के ऊपर, ओके। सीजोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स, सीजोफ्रेनिया के टाइप्स, ओके। ईसीटी, ईसीटी में प्री ईसीटी कौन सी मेडिकेशंस देते हैं, क्या रिस्क फैक्टर रहता है, कहाँ पे यूज में ली जाती है, स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। साइकेट्रिक में टर्मिनोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेडिकेशंस यूज इन द साइकेट्रिक डिसऑर्डर, कौन सी साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर कौन सी मेडिसिन यूज में ली जाती है। एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स जैसे कि एंटीसाइकोटिक मेडिसिन हो गई, एंटीसाइकोटिक अगर कोई पर्सन क्या ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ओके। कौन सा सबसे अर्ली होगा, कौन सा सबसे लेट होता है, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स कौन सा मोस्ट कॉमन होता है, ओके। कौन सा इरिवर्सिबल होता है, यानी कि उसको वापस से ठीक नहीं कर सकते अगर एक बार आ गया तो, और इस ईपीएस है तो पर्टिकुलर ईपीएस के लिए उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कौन सी डिजीज में आप एंटीसाइकोटिक यूज कर रहे हैं तो उसमें पर्टिकुलरली ईपीएस के ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन देंगे। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, साइकोथेरेपीज कौन सी ड्रग्स में कौन सी साइकोथेरेपी, कौन सी डिजीज में कौन सी साइकोथेरेपी यूज में ली जाती है, ओके। फ्रेगोली सिंड्रोम पढ़ना है आपको, पोस्टपार्टम ब्लू है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन और पोस्टपार्टम साइकोसिस, तीनों में क्या डिफरेंट है,
कैसे ट्रीट किया जाता है, क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं आपको। एंजाइटी डिसऑर्डर जैसे हाइड्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, ये सब याद होना चाहिए। और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी याद करके रखना है आपको। साइकेट्रिक में स्पेसिफिक इसके ऊपर फोकस ज़्यादा किया जाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। चलिए, अब ये सब मोस्ट या फिर मेन सिलेबस था वो अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। बाकी आपको ऑल ओवर कवर करके पढ़ना है, कंप्लीटली पढ़ना है, लेकिन जो स्पेसिफिक टॉपिक अभी अपन ने पढ़े हैं उनके ऊपर आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि पिछले 3 या 4 सालों में पेपर अपन ने असेस किया तो उसमें देखा कि इन्हीं टॉपिक से थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, क्वेश्चन भले ही हर बार चेंज कर दिए गए हो लेकिन टॉपिक सेम ही है, क्वेश्चन को घुमाया गया है, कभी इधर से कभी उधर से, कभी थोड़ा डीप जाके डुबकी लगा के क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन टॉपिक वही है, टॉपिक सेम है। तो आपको पूरा टॉपिक कवर करके रखना है ऑल ओवर। अब कहेंगे कि आप अपने पास में स्टार्टिंग में अपन ने बात की थी कि 200 डेज है, ओके, यानी कि 200 डेज में से अपन ने 20 माइनस कर दिए थे, तो स्पेसिफिक अपने पास में रहे थे कितने डेज, 180 डेज। 180 डेज में किस तरीके से पढ़ें, कैसे पढ़ें कि अपना पूरा सिलेबस है वो कवर हो जाए, पूरा सिलेबस है जो कवर हो जाए। तो कैसे मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट, ताकि पूरा सिलेबस है वो कवर हो जाए। ओके, तो एक शेड्यूल तैयार किया है हम लोगों ने मिलके। उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हैं, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा, गारंटी के साथ में होगा, 100% होगा अगर इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर लेते हैं तो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और क्या और कैसे पढ़ें, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बात करें वीक में 7 डेज में से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन 5 डेज के अंदर आपको क्या पढ़ना है, थ्योरी 4 आवर्स, टॉपिक्स रिलेटेड एमसीक्यू 4 आवर्स, यानी कि टोटल कितना हो गया 8 आवर्स। थ्योरी कहाँ से पढ़नी है, ओके, थ्योरी पढ़नी है आपको। अगर आपने पढ़ रखी है तो भी कोई बात नहीं, उस थ्योरी को रिवाइज कीजिए और पर्टिकुलर टॉपिक पढ़िए। जैसे कि नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम पढ़ा आपने, नर्वस सिस्टम को कंप्लीट कीजिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में से। फिर एक बुक उठानी है और नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन आपको उस बुक से सॉल्व करने हैं। फिर आप क्या करेंगे, अपने नोट्स को साइड में रखना है, एमसीक्यू को सॉल्व करना है, ठीक है। जो एमसीक्यू को आप सॉल्व कर रहे हैं, आपने नर्वस सिस्टम को पढ़ के सॉल्व किया तो डेफिनेटली हो जाएगा, राइट होगा। और जो एमसीक्यू सही नहीं हो रहा है उसका रेशनल देखिए अच्छे से। आपको क्या करना है, रेशनल पे थोड़ा सा, एमसीक्यू जब भी आप सॉल्व करें तो आपको रेशनल क्या करना है, पढ़ना है ध्यान से। रेशनल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। और कुछ भी अगर न्यू आपको कंपोनेंट मिले, कुछ न्यू मटेरियल मिले, जैसे ही एमसीक्यू के अंदर या फिर उस रेशनल के अंदर फटाक से कुछ एमसीक्यू के अंदर नई चीज़ें गूगल पे सर्च कीजिए, नोट कीजिए उसको अपने थ्योरी के नोट्स के साथ में जहां स्पेसिफिक टॉपिक है वही नोट कीजिए। यानी कि आप नर्वस सिस्टम का एमसीक्यू पढ़ रहे हैं और नर्वस सिस्टम का एमसीक्यू सॉल्व करते हुए आपको नर्वस सिस्टम में माइस्थेनिया ग्रेविस से रिलेटेड आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट मिल गया जो आपने नहीं पढ़ा था, आपके लिए क्या था, न्यू था वो, तो आप उसको वहीं नोट करें जहां थ्योरी के आपने नोट्स बना रखे हैं। और उस नोट्स के अंदर आपका जहां पे माइस्थेनिया ग्रेविस के नोट्स लिखे हुए हैं, ओके, वहीं पे आपको उस पॉइंट को जो आपको न्यू मिला है उसको नोट करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बुक उठा ली, बुक के पीछे वाले पेज पे लिख लिया, ऐसा नहीं करना है आपको। ऐसा करोगे तो जब आप रिवाइज करोगे तो आपको वो पॉइंट नहीं मिलेगा। आप रिवाइज करोगे तो आप हमेशा वही रिवाइज करोगे जो आपको आता है ऑलरेडी और आपने नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो नई चीज़ें हमेशा आपको उस जिस टॉपिक से रिलेटेड है उसी टॉपिक के अंदर रखनी है। अब आप कहेंगे कि सर हमने जब नोट्स बनाए थे, आप कहेंगे कि हमने नोट्स बनाए थे तो उसमें बीच में खाली जगह नहीं रखी, स्पेस ही नहीं रखा, अब कहाँ लिखें। मार्केट में पेपर मिलते हैं बहुत सारे चिपकने वाले, आपने पढ़ा होगा। आपने जब इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं अपने रूम के अंदर दीवार पे चिपका के रखते हैं पीले पीले कलर के बहुत सारे पेपर और उसके ऊपर कुछ न कुछ लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो उस टाइप के पेपर बहुत सारे मिलते हैं, हर साइज में मिलते हैं, A4 साइज के भी मिलते हैं, ओके, छोटे भी मिलते हैं। तो आप वो पेपर लाइए, उनके ऊपर अगर आपको कोई स्पेस नहीं मिल रहा है नोट्स के बीच में
और स्पेसिफिक कोई पॉइंट मिला है, आपको न्यू चीज़ मिली है, न्यू कंटेंट मिला है, तो उस पेपर के ऊपर नोट कीजिए और जहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है उस टॉपिक के पास में उस पेपर को अटैच कर दीजिए, चिपका दीजिए, ताकि आप जब भी दोबारा रिवीजन करोगे, फास्ट रिवाइज करोगे, तो वो टॉपिक आपको स्पेसिफिक दिखेगा, वो पॉइंट आपको स्पेशली दिखेगा और आपको याद होगा। ठीक है, तो अलग से कहीं नहीं लिखना है, हमेशा जहाँ पे जो टॉपिक लिखा है उसी के साथ में आपको लिखना है। 4 घंटे थ्योरी पढ़नी है और 4 घंटे उस थ्योरी से जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड एमसीक्यू पढ़ना है किसी भी बुक से। कोई अच्छी बुक अपन अभी आगे बताएंगे कि कौन सी बुक है, तो उस बुक्स में से कुछ नई चीज़ मिले तो नोट्स में ऐड करते जाने हैं। आपको डेली का रूटीन बनाना है, 8 घंटे स्टडी करनी है। अब आप कहेंगे कि सर कंटिन्यू 8 घंटे तो नहीं होती, तो आप क्या करेंगे, तो आप ऐसे जैसे स्टडी करते हैं, मान लीजिए स्टडी कैसे करनी है आपको, मान लीजिए कि आपने मॉर्निंग में कितने 8 बजे स्टडी स्टार्ट की, ठीक है, और 8 से लेके आपने शेड्यूल बनाया, टाइम टेबल बनाया कि मैं आज सुबह 8 से लेके दोपहर को 4 बजे तक पढ़ूंगा, कंटिन्यूसली 8 घंटे पढ़ूंगा। लेकिन जैसे ही आपने 8 बजे पढ़ना स्टार्ट किया, 2 घंटे पढ़े, आप क्या हो गए, बोर हो गए, आपने क्या देख लिया, 30 मिनट्स तक इंस्टाग्राम खोला और उसकी रील्स देख ली, ठीक है, रील्स देख ली, फिर आपने पढ़ना स्टार्ट किया, 1 घंटा पढ़े, 15 मिनट, फिर आपने रील्स देख ली। ऐसे करते हुए आप 4 बजे तक पहुंच गए और 4 बजे आपने पढ़ना बंद कर दिया। आप कहेंगे कि मैंने 8 बजे पढ़ाई स्टार्ट की थी, 4 बजे तक पढ़ा हूँ, मैंने टोटल 8 घंटे पढ़ लिया। बिल्कुल नहीं। अगर आप बीच में रेस्ट ले रहे हैं, 30 मिनट तक फ़ोन देख रहे हैं, 15 मिनट तक देख रहे हैं, तो याद रखिए ये जो टोटल 8 ओवर्स है, इस 8 ओवर्स में से आपको ये टाइम माइनस करना है। बीच में खाना खाने जा रहे हैं, हाँ पानी पीने के लिए 2 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं, वो ठीक है, 2 मिनट 5 मिनट तक का भी ठीक है, लेकिन 15 मिनट 10 या 15 मिनट 30 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं, तो आपको उस 8 घंटे में से उस टाइम को माइनस करके पढ़ना है, वो फिर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कंप्लीटली आपको स्टडी के लिए देने हैं, स्ट्रिक्टली 8 आवर्स देने ही देने हैं। इससे ज़्यादा पढ़ सको तो और भी बढ़िया बात है, लेकिन अगर इससे कम दोगे तो बात बनेगी नहीं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 5 दिन अपन ने ये कर लिया, फिर सैटरडे के दिन आएंगे अपन। सैटरडे के दिन क्या करना है, रिवीजन ऑफ द लास्ट 5 डेज स्टडी। अपन ने लास्ट 5 दिन के अंदर क्या पढ़ा, नोट्स अपन ने बहुत बार रिवाइज कर रखे हैं, उसमें से बहुत सारी चीज़ें अपने को याद है। जो नहीं याद है वो नोट्स पढ़ते टाइम आप उसको हाईलाइट कर दीजिए, और जब आप रिवीजन करना है आपको सैटरडे के दिन, तो जो हाईलाइट की हुई चीज़ें हैं वो पढ़ लेनी है, और आपको जो न्यू कंटेंट मिला था, जो आपने पेपर में चिपकाया था, उसको पढ़ लेना है। ओके, उसको पढ़ने के बाद सैटरडे के दिन आपको हॉल सब्जेक्ट का एक कॉमन टेस्ट देना है। वो किसी भी कोचिंग का हो, कोई एक स्पेसिफिक कोचिंग से या फिर कहीं से भी एक टेस्ट सीरीज लीजिए। ओके, मार्केट्स में लो या फिर ऑनलाइन खरीदो, ऐप से खरीदो, कहीं से भी लो, एक टेस्ट सीरीज को परचेस करना है, और सैटरडे के दिन आपको रिवीजन करके एक हॉल सब्जेक्ट का कॉमन टेस्ट देना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज से स्टार्ट किया है ये शेड्यूल, तो आप कहेंगे कि हमने तो आज नर्वस सिस्टम ही पढ़ा है इस वीक, फिर हॉल सब्जेक्ट का कैसे दें। भाई आप पढ़ते तो कब से पढ़ते ही तो आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आज ही नर्सिंग स्टार्ट की है, आपको आता तो बहुत सब कुछ है ऑलमोस्ट, लेकिन सिलेक्शन जितना नहीं आता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हॉल सब्जेक्ट का टेस्ट देना है सैटरडे के दिन। ओके, फिर संडे के दिन आप आएंगे, रेस्ट नहीं है बिल्कुल भी जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए। ऐसा नहीं है कि संडे के 5 दिन 6 दिन पढ़ लिए, संडे के दिन अपन आराम से मूवी देखने जाएंगे। जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक कोई रेस्ट नहीं। ठीक है, हॉल सब्जेक्ट कॉमन टेस्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी कि सैटरडे के दिन आपको एक टेस्ट देना है, सैटरडे के दिन एक टेस्ट देना है, संडे के दिन आपको 2 टेस्ट देने हैं। टोटल हॉल सब्जेक्ट के 3 टेस्ट देने हैं इन 2 दिनों के अंदर। और 3 टेस्ट देने के बाद में, या तो एक टेस्ट देने के बाद में, या फिर तीनों को कंबाइन करके आप उसको आंसर की को मिलाइए, और जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनके रेशनल देखिए, रेशनल को क्रॉस चेक कीजिए, नई चीज़ मिले तो फिर से, जैसा कि हमेशा मैंने अभी बताया कि आप नोट्स में कुछ नई चीज़ को, कंटेंट को ऐड करते जाइए। लेकिन जो टेस्ट है वो ऐसा नहीं है कि टेस्ट आपने अटेंड कर लिया और फिर छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। आपको टेस्ट के एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसका रेशनल देखना है कि उसमें मेरा गलत हुआ तो क्यों हुआ, राइट आंसर कुछ और है तो वो क्यों है। ओके, संडे के दिन आपको क्या करना है, संडे के दिन आपको हॉल सब्जेक्ट कॉमन टेस्ट देना है, और टोटल 3। उसके बाद में टेस्ट पेपर सॉल्यूशन विथ रेशनल। चलिए, उसके बाद में आप कहेंगे कि सर थ्योरी में हमारे पास नोट्स तो हैं, नोट्स हमने बहुत बार पढ़ लिए हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ओके, और नोट्स वाली थ्योरी कम पढ़ रही है, थोड़ा सा डीप जाके पूछ रहे हैं, तो आपको थ्योरी के लिए क्या पढ़ना है,
थ्योरी के लिए आपको नोट्स तो पढ़ने ही हैं, और एक कोई अच्छी बुक जो जिसमें एमसीक्यू नहीं हो, ओनली थ्योरी हो, उसको सेलेक्ट कीजिए। ओके, और उसमें से थ्योरी पढ़िए। उसमें से थ्योरी जो कॉमन है उसको ठीक है, लेकिन जो न्यू कंटेंट मिले उसको अपने नोट्स में ऐड करते जाइए। कुछ कॉमन चीज़ें होगी, कुछ न्यू होगा, न्यू कंटेंट को ऐड कर लीजिए। बुक्स की बात करूँ तो स्पेसिफिक कोई अच्छी थ्योरी की बुक आप पढ़ सकते हैं। एक बुक आती है जियोडेक, जियोडेक नर्सिंग। आप कहीं पे भी गूगल पे या फिर अमेजोन पे कहीं पे भी सर्च करोगे आपको ये बुक मिल जाएगी, जियोडेक नर्सिंग। थ्योरी वाली खरीदनी है, एमसीक्यू की भी आती है, लेकिन आपको थ्योरी की बुक लेनी है ये। ओके, इसमें से आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, या फिर मिशन परिचारिका बुक आती है, मिशन परिचारिका बुक आती है, वो भी आप थ्योरी के लिए पढ़ सकते हैं। ओके, इसमें से एमसीक्यू की नहीं, थ्योरी के लिए नहीं है आपको। ठीक है, तो जियोडेक नर्सिंग के सबसे बेस्ट है, जियोडेक नर्सिंग की बुक आती है। ये नहीं तो फिर मिशन परिचारिका आप बुक उठाइए। इन दोनों में से आपको सेलेक्ट वन, यानी कि आपको एक बुक लेनी है थ्योरी के लिए, और नया जो कंटेंट मिले वो नोट्स में ऐड करते जाना है। फिर कहेंगे कि आप सर हमने टॉपिक पर्टिकुलर पढ़ने के बाद में एमसीक्यू कहाँ से सॉल्व करना है, तो सिलेक्ट वन बुक, वन बेस्ट सीरीज, वन बेस्ट टेस्ट सीरीज। एक तो टेस्ट अटेंड करने के लिए आपको एक टेस्ट सीरीज है, या तो मार्केट से खरीद लो या फिर ऑनलाइन परचेस करनी है तो परचेस कर सकते हो आप, एज योर विश। और एक बुक आपको सेलेक्ट कर लेनी है किसके लिए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के लिए। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आप ऐप के थ्रू दे सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अगर आप जो सब्जेक्ट वाइज या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट अगर आप बुक से देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वो आई थिंक आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट के लिए आप एनक्लेक्स आर एन मॉसबी या फिर एनक्लेक्स आर एन जो एनक्लेक्स सोल्डर है वो पढ़ सकते हो आप। ठीक है, एनक्लेक्स सोल्डर पढ़ सकते हो, या फिर मॉसबी पढ़ सकते हो, या फिर लिपिन कोड पढ़ सकते हो। कोई भी एक बुक अच्छी उठा सकते हो एनक्लेक्स की, मॉसबी या फिर लिपिन कोड, या फिर एक वो नई वाली बुक है अभी ओमेगा 861 क्वेश्चन वाली। ठीक है, एनक्लेक्स ओमेगा 861 क्वेश्चन वाली। हालांकि मार्केट में तो वो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसकी पीडीएफ इधर उधर घूमती रहती है, तो उसके क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो टॉपिक्स वाइज। लेकिन उसमें टॉपिक्स वाइज नहीं है, सब कॉमनली क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसलिए आप इसमें से मॉसबी या फिर एनक्लेक्स सोल्डर कोई भी अच्छी सी बुक उठाइए। ओके, लेटेस्ट एडिशन, और उसमें से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, और एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है जहाँ से आपको क्या देना है, कॉमन वाले टेस्ट देने। फिर आप जब आपके एग्जाम के लास्ट 15 डेज रिमेनिंग रह जाएं, तो 15 डेज तक आपको 15 डेज जब तक रह जाएं तब तक ये सब कंप्लीट करके लास्ट 15 दिन में आपको क्या करना है, लास्ट 15 दिन के लिए आपको थोड़ा सा प्लान चेंज करके पढ़ना होगा। ठीक है, लास्ट 15 दिन के लिए, लास्ट 15 दिन में से लास्ट 10 दिन आपको क्या करना है, नोट्स रैपिड रिवीजन। आपने जो नोट्स बना रखे हैं जिसमें नई चीज़ें कर रखी है ऐड, उन नोट्स को फटाफट से एक बार नज़र के सामने से निकाल लीजिए। ठीक है, नज़र के सामने से निकाल दीजिए, यानी कि रैपिड रिवीजन करना है आपको। ऐसा नहीं है कि लेके बैठ गए और एक टॉपिक एक एक घंटे में कंप्लीट करें, ऐसा नहीं है, आपको रैपिड रिवीजन करना है। और डेली 2 टेस्ट विथ सॉल्यूशन, डेली 2 टेस्ट विथ सॉल्यूशन। आपने जो टेस्ट सीरीज परचेस कर रखी है, खरीद रखी है, उसमें से आपको डेली हॉल सब्जेक्ट वाले 2 टेस्ट अटेंड करने हैं। ओके, और 2 टेस्ट के अटेंड करने के बाद में उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन, उसके रेशनल भी आपको क्या करना है, देखना है। फिर लास्ट 5 दिन के लिए आपको जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हो, जो हेलो हेलो पेपर आपने कहीं चिपकाए हो, या फिर आपने अलग से कोई एक बुक तैयार कर रखी है जिसमें शॉर्ट नोट्स आपने लिख रखे हो, तो उन शॉर्ट नोट्स को लास्ट के 5 दिन में रिवाइज करना है। रिवीजन ऑफ द स्पेसिफिक टॉपिक नोट्स। अपन स्टार्टिंग में जो स्पेशल टॉपिक पढ़े हैं उनके नोट्स आपने बनाए हुए हैं, तो अपने जो पर्टिकुलर नोट्स में उनमें से ये इन टॉपिक्स की लिस्ट को तैयार कीजिए, और अपने जो नोट्स है उनमें से जो जहाँ पे आपने थ्योरी लिखी है उनमें से इन टॉपिक्स को सेलेक्ट करके इनके ऊपर जो आपने थोड़ा सा डीप स्टडी किया है उसको एक बार से रिवाइज करना है। फिर टुक ए लुक ऑन नॉन नर्सिंग सिलेबस। आप लास्ट 5 दिन के अंदर जो नॉन नर्सिंग का सिलेबस था, रीजनिंग और मैथ का, उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ सकते हो। इससे पहले आपको इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट वाले आप इधर उधर से आपको जो नॉर्मल जनरल नॉलेज मिली जाती है, न्यूज़पेपर हो, कभी टीवी देखो, कभी
अखबार से या फिर मोबाइल में दैनिक भास्कर ऐप डाउनलोड कर लिया तो उसके ऊपर नोटिफिकेशन आएगा, आप देखते रहेंगे। तो नॉर्मली न्यूज़ में रहता ही रहता है सोशल मीडिया के थ्रू। और जो मैथ रीजनिंग है उसके लिए आप लास्ट के 5 दिन के अंदर 3-4 क्लासेज हैं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड देख सकते हो, ठीक है। बाकी शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करना है। तो ये रहेगी स्ट्रेटजी। इस अगर आप प्लान के साथ में ये प्लान आप अगर इम्प्लीमेंट कर देते हो, इस प्लान को आप अगर इम्प्लीमेंट कर देते हो तो आपका 100% डेफिनेटली नॉर्थ सेट 8 प्री है वो क्लियर होगा। और जब प्री क्लियर होगा तो डेफिनेटली मेंस के लिए भी यही सेम ही स्ट्रेटजी है, कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही शेड्यूल आपको फिर से फॉलो करना है 15 दिन के लिए, और मेंस भी आप पास करोगे, क्लियर करोगे। और फिर आपका नाम कहाँ पे होगा, एक एम्स की साइड से पीडीएफ आएगी, उस पीडीएफ के अंदर आपका नाम होगा काले काले सुंदर अक्षरों में, आपका रोल नंबर होगा, और फिर आप बन जाएंगे नर्सिंग ऑफिसर। फिर आप क्या बन जाएंगे, नर्सिंग ऑफिसर डेफिनेटली 100%, ठीक है। आपको या तो मेरी सोच मेरी फितरत बदल, या फिर ऐसा कर मेरी किस्मत बदल। अगर तेरा है यकीन तो मेरा भी जवाब सुन, मैं ख्वाब नहीं बदलूंगा तू हकीकत बदल। यानी कि आपको जो आपके ख्वाब है, अपने सपने हैं, आपने जो बुने हैं इतने दिन में, ठीक है, आपके जो माता पिता ने, पेरेंट्स ने जो सपने देखे उनके ऊपर अडिग रहना है, उनको नहीं बदलना है बिल्कुल भी। अपने तरीके बदलने हैं पढ़ाई के, ठीक है, कैसे पढ़ना है, क्या छूट गया, कैसे न्यू चीज़ें पढ़ें ताकि कुछ भी पीछे नहीं छूटे, कैसे सिलेक्शन लेना है। लेकिन आपको टारगेट, आपका फोकस, आपका लक्ष्य है उसको चेंज नहीं करना है। डेफिनेटली मंजिल आपको 100% इस बार मिलेगी अगर आप इस प्लान के साथ में पढ़ते हो तो। चलिए तो फिर बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर नॉर्थ सेट 08। इसके बाद में अपन मिलेंगे किसी एम्स में जहां पे आप अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे।